हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको एसएससी सीजीएल 2022 और 2023 में जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे गए थे, जो भी क्वेश्चन साइंस में पूछे गए थे, वो आपको डिस्कस कर दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। और आज हम नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करेंगे एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज पॉलिटी पे। आपको मैं बता दूं, पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और पॉलिटी पढ़ाने में मुझे जो मजा आता है उसका कोई भी हिसाब नहीं है। ठीक है, तो आज हमें एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज देखने हैं जो कि सभी शिफ्टों में पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए हैं विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन करने से आपका फायदा ये होता है कि आपको कुछ और नए पॉइंट्स पता चल जाते हैं, तो आपका एक अच्छा खासा डेटा रेडी हो जाता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, इसके पहले अगर आपने हिस्ट्री और साइंस की सीरीज को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप डेफिनेटली उसे देखिए। देखने से फायदा ये होगा, आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं मल्टीपल टाइम्स। एसएससी सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ, जेई सभी में आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, तो आपका एक डेटा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे कि कौन से टॉपिक हमें एग्जाम में पढ़ के जाने ही जाने हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वैसे यहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस से आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे समझ में आएंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए वो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका जो सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के रिट राइट्स होते हैं, उन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई हमें कौन से टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको अगर हम छोड़ दिए तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीजीएल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो सीरीज चल रही है ये आपके सभी के सभी डिफेंस एग्जाम के लिए, आपके एसएससी के ऑल एग्जाम, इसके अलावा आपका जो एनडीए एग्जाम होता है, एनडीए के अलावा आप देखेंगे आपके जो रेलवे एग्जाम अभी होने वाले हैं, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, इसके अलावा आप अगर किसी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड स्टेट एग्जाम के अलावा अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये जो सीरीज है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, और अगर आपको नया सीखने को मिलता है ना, तो आप एक बार लिंक को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री के कैग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कैग को हम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं। प्रेजेंटली हमारे कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आपने सुना होगा। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी प्रेजेंटली इंडिया के कैग है। तो कैग कैसी बॉडी है? 2 मेंबर, 3 मेंबर, सिंगल मेंबर या 6 मेंबर बॉडी है? तो आपने सुना है ना कि कैग अकेले ही काम करता है, तो कैग एक सिंगल मेंबर बॉडी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 48 पे जाते हैं, तो आर्टिकल नंबर 48 से हमको कैग के बारे में, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसमें लिखा गया है कि इंडिया की टॉप ऑडिटिंग बॉडी कौन सी है? कैग है। वही कैग के पास क्या पावर्स होती हैं? तो कैग की जो पावर्स है वो आर्टिकल 149 में डिफाइन है। कैग की पावर से जो क्वेश्चन है वो अगर आप एमपीपीएससी का पेपर उठाएंगे 2021 का, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैग की पावर किस आर्टिकल में डिफाइन है। सो आंसर इज आर्टिकल 149। ओके, नेक्स्ट है, who moved the objective resolution that was later adopted as a preamble of the constitution of India। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उद्देशिका प्रस्ताव के बारे में, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। किसने इसे कब प्रेजेंट किया था, जिसके बाद हमने यहाँ से आइडिया लिया है प्रियम्बल का, हमारी प्रस्तावना का। आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था आपके असेंबली में, और उसके बाद 22 जनवरी 1947 में हमने इसे अडॉप्ट किया एज अ प्रियम्बल, प्रस्तावना की तरह। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कई सारी बुक्स को भी लिखा है, जैसे कि एक बहुत ही फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके अलावा लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। जब पंडित नेहरू जी इंदिरा गांधी जी के लिए लेटर लिखा करते थे, तो वो लेटर के बारे में भी
एक बुक बनी हुई है और ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द ब्लैंक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हर एक नागरिक का, भारत में रहने वाले हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करे, अखंडता को बना के रखे भारत की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 51A में जाते हैं, तो 51A आर्टिकल जो है, ये हमें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताता है कि हमारे देश में रहने वाले हर एक नागरिक, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ ड्यूटीज होती हैं। ड्यूटीज का क्या मतलब है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि हमें अपने नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को सम्मान करना चाहिए, हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं, आपके रिजर्व्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा हमें भारत की इंटीग्रिटी को, अखंडता को, एकता को बनाए रखना चाहिए। ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हैं? आर्टिकल 51A में लिखी हुई हैं, जो कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के समय हुआ था 1976 में। तो ये जो 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A, पार्ट 4A को जोड़ा था, जिसमें आर्टिकल 51A था, जिसमें आपको आज के समय पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेंगी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, उस समय 10 थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, और अभी कितनी है? 11 है। मतलब बाद में हमने अपने संविधान में फिर से एक अमेंडमेंट किया होगा, एक संशोधन किया होगा, जिसके बाद 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी को हमने कनेक्ट किया होगा, जोड़ा होगा। बिल्कुल सही है। हमारे देश में एक और संविधान संशोधन हुआ था, 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो 2002 का 86वें नंबर का संविधान संशोधन, जिसमें हमने अपने 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा है। इसमें लिखा है गया है कि हर एक गार्जियंस, हर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन दे, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट, हमारे देश के उपराष्ट्रपति के हिसाब से गलत है? पहला है, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया में हमारी जो विधानसभा होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। ही एक्ट एज अ एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर, इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। एंड ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अप्रूवल थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद एक रेजोल्यूशन को लोकसभा और राज्यसभा से पास करने के बाद उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर होती हैं, उनके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका टेन्योर 5 साल के लिए होता है। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन इनके जो हटाने की प्रक्रिया है वो ऐसी नहीं होती जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में इनिशिएट होती है, क्योंकि राज्यसभा का ही तो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए उसके ऑफिस में, मतलब 5 साल कंप्लीट होने से पहले हम कैसे इसको हटा सकते हैं? तो इसके लिए राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और मेजोरिटी ऑफ देम, अगर मेंबर रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं राज्यसभा से, तब ये बिल कहाँ जाता है? लोकसभा में। और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जब लोकसभा से बिल पास होता है, राज्यसभा से पास होने के बाद, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। लेकिन याद रखेंगे, हमेशा और हमेशा इनिशिएट कहां से होगा? राज्यसभा से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने एक लिस्ट भी प्रोवाइड की है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अबाउट द आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में मेंशन है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होगा।
आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को आप अपर हाउस भी बोल सकते हैं, इसे आप राज्यसभा भी बोल सकते हैं। एक्स ऑफिसो मेंबर या एक्स ऑफिसो चेयरमैन का क्या मतलब होता है? जब तक आप अपने पद पर हो, जब तक आप अपनी पोजीशन पे हो, तब तक के लिए आप चेयरमैन हो। क्लियर है? आर्टिकल 65 में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है। कब? जब प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है, या फिर उनका पोजीशन या उनका पद खाली है, तो ऐसे केसेस में वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम कर सकता है। ये बात आर्टिकल 65 में मेंशन है। फिर आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है, किस तरीके से हम वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति करते हैं। इसमें बताया गया है कि दोनों हाउसेस मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पर वोटिंग करते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है और उस हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। क्लियर? चलिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो ये क्वेश्चन तो भाई काफी बार रिपीट हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप पार्ट नंबर 4A देखेंगे, 4A, तो 4A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हमने बात की थी कि जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश में 42वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। अच्छा, ये जो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर डाले, जैसे कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। ठीक है। और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड ऑन कर दिया था। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फंडामेंटल ड्यूटी आपको हमारे पार्ट नंबर 4A में देखने को मिल जाएगी। आर्टिकल 51A में मेंशन है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं। इनिशियली 10 ऐड ऑन की गई थी, बाद में 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में और 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड ऑन किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? हमारे देश का वो कौन सा आर्टिकल है जो कि हमारी कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका को अलग करता है कि आप अलग अलग तरीके से काम करो? तो ये बात आपको हमारे डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। मतलब आर्टिकल नंबर 50 में आपको ये बात मेंशन मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, तो डीपीएसपी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है और ये आपको पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल 51 के बीच में मिल जाएगा। डीपीएसपी के बीच में एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, विच इज आर्टिकल नंबर 40, और आर्टिकल नंबर 40 में पंचायतों के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है। डीपीएसपी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। In which year were the 73rd and 74th constitutional amendment passed by the parliament? तो 73वें नंबर का और 74वें नंबर का संविधान संशोधन कब पास किया गया? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अप्रैल में हमने 24th ऑफ अप्रैल को एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया था, जिसको हम पंचायती राज दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक्चुअली जो 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपके पंचायतों के बारे में बात करता है। वही 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी नगर निगम, नगर पालिका या म्युनिसिपालिटीज के बारे में बात करता है। ठीक है। 73rd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 1992 में लाया गया था और ये फोर्स में 1993 से आया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 73rd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, जहां पे पंचायतों की चर्चा आपको देखने को मिल जाएगी। अब जब हम पंचायतों के बारे में बात करते हैं ना, तो आप देखेंगे कई सारी कमिटीज का फॉर्मेशन किया गया था पंचायतों के लिए, जैसे कि आप लोगों ने बलवंत राय मेहता कमेटी, इसके अलावा आपने अशोक मेहता कमेटी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। और भी कुछ कमिटीज है, जैसे कि हनुमंत राव कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, सरकारिया कमीशन जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे बेस्ड है, पीके थुंगन कमेटी और हरलाल सिंह खारा कमेटी। ये सभी कमेटी पंचायतों से एसोसिएटेड आपको देखने को मिल जाएंगी। द ब्लैंक इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग विद इन द कंट्री। उन सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं जो देश के अंदर रहने वाले सभी निवासियों को, सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए? तो वो आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न रूल बुक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आपको या लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है।
इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब फॉर्मेशन किया गया था, इनेक्ट किया गया था 26 ऑफ जनवरी 1950, जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उस समय हमारे देश में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 8 आपकी अनुसूचियां और 22 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किया था। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स employment of children below the age of blank year in the dangerous job like a factories and mines। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो कि राइट्स देता है कि कोई भी बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसको आप किसी भी जोखिम भरे कामों में जैसे कि फैक्ट्रीज में, माइंस में आप नहीं लगाओगे। तो यही बात बोली गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बच्चे हैं जिनकी एज 14 साल से कम है, उनको मना किया गया है कि आप किसी भी डेंजरस काम में इनको इन्वॉल्व नहीं करोगे। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 24 में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई ऐसा पाया जाता है कि जिसने अपने घर में या अपने बिजनेस में या अपनी माइनिंग या इंडस्ट्री में ऐसे किसी बच्चे को इन्वॉल्व करके रखा है जो कि 14 साल से कम है, और आप उससे इस तरीके से काम करवा रहे हो कि जो कि उसके लिए डेंजरस हो सकता है, तो आपको उस केस में 2 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है और 5,000 रुपए तक की पेनाल्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 24 हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूछ लिया, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी पूछ रहे हैं। ये टॉपिक ना एकदम हॉट टॉपिक होते हैं, इन टॉपिक को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सारे पॉइंट्स पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। All doubts and dispute in the connection with the president election can be inquired into the decided by the both Supreme Court and the High Court, and the election take place in the according with the principle of proportional representation। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? तो ये बात तो सही है कि जो एमएलएज और एमपीज होते हैं वो यहाँ पर चुनाव में पार्टिसिपेट लेते हैं, 5 साल के लिए इनका टेन्योर होता है, ये बात भी सही है, और आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है, इसमें हाई कोर्ट की कोई रोल नहीं है, हाई कोर्ट की कोई भूमिका आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, डन। यहाँ पे अगर इलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो जितने भी मेंबर हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो या आपके लोकसभा के मेंबर हो, ये सभी मेंबर मतलब सारे एमपी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारे जितनी भी विधानसभाएं हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ यूनियन टेरिटरी भी है जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, जहां पर आपको लेजिस्लेटर देखने को मिलेगा, वहां के एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि रिलेटेड है आपके राष्ट्रपति से। पहला है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 में आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 55 कहता है क्या होगा इलेक्शन का मैनर, किस तरीके से इलेक्शन देश में कंडक्ट कराए जाएंगे राष्ट्रपति के। आर्टिकल 56 कहता है प्रेसिडेंट का टर्म, प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है फॉर री इलेक्शन, और 58 में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज अ ब्लैंक सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही व्यक्ति हेड है, जिसके पास बहुत ज्यादा अधिक पावर है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? और ये सिस्टम आपको यूएसए में देखने को मिलता है। याद करो, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं आपके जो बाइडेन, उनके पास कितनी अधिक मात्रा में पावर है, क्योंकि पावर वहां पे सेंट्रलाइज्ड है, और इसे हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि यूएसए में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और इसमें गवर्नमेंट को हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर और काफी अधिक मात्रा में पावर आपको देखने को मिलेंगी। इसका एग्जांपल यूएसए है। अगर हम बात करें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में, तो इस सिस्टम में भी जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो हेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को हेड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, और प्रेसिडेंट डायरेक्टली
इलेक्शन के जरिए चुना जाता है। और ये सिस्टम आपको रशिया में देखने को मिलता है। आपको पता है ना पुतिन के पास कितनी पावर है। कभी आप लोगों ने रशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना है? नहीं सुना ना, हमेशा पुतिन का नाम ही सुनते हो ना, क्योंकि यहाँ पर आपको सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, which article deal with the power of parliament to amend the constitution and procedure। यहाँ पर वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें संविधान में संशोधन करने की परमिशन देता है? अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन है ना, ये हमने साउथ अफ्रीका से उठाया है। मैं आपको बता दूं, जब हम अपने देश के संविधान को तैयार कर रहे थे, तब हमने 60 अलग अलग देशों के संविधान की स्टडी की, और जहां से जो भी अच्छा लगा उसको पिक करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। उनमें से एक है आपका संविधान संशोधन, जो कि आपको आर्टिकल नंबर 368 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 368, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे कुछ और आर्टिकल्स पे डिस्कशन किया गया है, आप देख पाएंगे 352 है, 356 है, इन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। अगर कोई दूसरा देश हम पे अटैक कर देता है, या अटैक होने का खतरा होता है, वॉर की सिचुएशन होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तो उस केस में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट। इसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 352 में डिफाइन है। इसके अलावा एक और इमरजेंसी होती है विच इज आर्टिकल 360 में है, जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में इम्पोज नहीं की गई है। आर्टिकल 356 में आपको गवर्नर रूल या स्टेट इमरजेंसी देखने को मिलती है। अगर स्टेट की मशीनरी काम सही तरीके से ना करे, स्टेट का जो सीएम है वो अपना बहुमत खो दे, स्टेट का जो सीएम है वो रेजिग्नेशन दे दे, उस केस में गवर्नर वहां पर गवर्नर रूल बेसिकली लगाया जाता है, जिसको हम आर्टिकल 356 में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है, विच स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज नॉट अ कंडीशन फॉर बीइंग नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम सभी को पता है कि प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। ये जो 12 व्यक्ति हैं वो अलग अलग फील्ड जैसे कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि रिसेंटली मैंने करंट अफेयर्स जो कि सुबह 8 बजे होता है, आपको बताया था कि सुधा मूर्ति जी को रिसेंटली राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेट किया है राज्यसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि वो कौन सी फील्ड यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एलोक्वेंस, मतलब आप बातें करने में होशियार हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारे राज्यसभा की अभी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है, और प्रेजेंट जो मेंबर है वो 245 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी कब आई? तो एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973। इसमें बोला गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये बात डिफाइन नहीं की गई थी। कहा गया था समय समय पे सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन देगी कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे की गई है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, केशवानंद भारती केस 1973 में। इस वर्डिक्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रीगल पार्ट है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रीगल पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे केशवानंद भारती जो केस है उस पर एक बुक भी लिखी गई है, स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट। और इस बुक को किसने लिखा है? दिस बुक वॉज रिटन बाय T.R. अंध्या अर्जुना के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अब यहाँ पे कुछ और केसेस मेंशन है, जैसे कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। ये जो केस है ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट में हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी अमेंडमेंट विच टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, जो आपके मौलिक अधिकारों को छीन ले, ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं करेगा। ये बात गोलकनाथ केस में कही गई थी, 1967 का ये केस है। सिमिलर आपको एक मिनर्वा मिल केस देखने को मिलेगा, मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी, और यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई थी। जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। डन, नेक्स्ट बात करेंगे। The eighth schedule of Constitution of India originally had how many languages? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th नंबर का शेड्यूल है उसमें आपको 22 भाषाएं अभी देखने को मिलती हैं।
लेकिन जब इसको बनाया गया था, ये 8th शेड्यूल जब रेडी किया गया था, इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी, तब उस समय केवल 14 लैंग्वेज थी। मतलब समय-समय पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए कुछ लैंग्वेजेस को जोड़ा है। ठीक है, और अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है अभी हम कुछ और लैंग्वेजेस को भी जोड़ने वाले हैं, जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज, ब्राह्मी लैंग्वेज, इन सबको भी आने वाले समय में 8th कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी 8th शेड्यूल में ऐड ऑन किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अभी किया नहीं है, किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा, सिंधी के बाद हमने आपका नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी लैंग्वेज को जोड़ा। फिर हमने डीबीएमएस, डीबीएमएस का क्या मतलब होता है, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली लैंग्वेजेस को जोड़ा। तो आज के समय में 22 भाषाएं आपको शेड्यूल नंबर 8 में देखने को मिल जाएंगी। इनिशियली कितनी थी, 14 थी। Which of the following statement among the fundamental duties of the citizen laid down in the Indian Constitution? इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो फंडामेंटल ड्यूटी के पार्ट है, यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, लिखा है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, हमें अपने कल्चर को, अपने जो रिच हेरिटेज हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोशल इंजस्टिस, हमें अपने जो वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, जिनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता, उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की जरूरत है, नया इनोवेशन, रिसर्च वर्क करने की जरूरत है। हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और एज द केस मे बी अबार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, तो हमें अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना अधिकार है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है कि हमें वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, ऐसी कोई ड्यूटी नहीं मेंशन है। तो 1, 3 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके। Which article of the Constitution of India authorize the President to seek the opinion of the Supreme Court in specific category of the matter? देखिएगा, अगर राष्ट्रपति कहीं फंस जाते हैं, राष्ट्रपति को किसी एडवाइस की जरूरत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर होती है, केवल ये एडवाइजरी है। राष्ट्रपति यहाँ पे एडवाइस ले सकते हैं, मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको आर्टिकल 143 में देखने को मिल जाएगी। आर्टिकल 143 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सभी लोगों को हमारे देश में अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसको हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर या चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बोला क्या है कि वो कौन से आर्टिकल है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में ये आपको मेंशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्विलिटी, जो कि आर्टिकल 14 टू 18 डिफाइन है। फिर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22 डिफाइन है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते, ये बात आर्टिकल 23 और 24 में डिफाइन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये बात आपको आर्टिकल 25 टू 28 में देखने को मिल जाएगी। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का बंदा है, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ओपन कर सकता है, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है, ये बात आर्टिकल 29 टू 30 में डिफाइन है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ये बात आर्टिकल 32 में डिफाइन है। आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। हमारी कंट्री में एक और फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हमने रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया था, लेकिन आज के समय में ये आपका लीगल राइट बन गया है अंडर द आर्टिकल 300A। ठीक है, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये हमारा लीगल राइट बन गया है अंडर द आर्टिकल 300A। ओके, नेक्स्ट है which article of the Constitution of India mentioned that business in the parliament shall be transacted in the Hindi and English? यहाँ पे बोला गया है कि पार्लियामेंट की जो भी कार्यवाही होंगी वो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये बात कहाँ पर मेंशन है, किसी ना किसी आर्टिकल में तो मेंशन होगी, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट, ये बात कहाँ डिफाइन है, आर्टिकल 120 में आपको देखने को मिल जाएगी।
ठीक है? लेकिन जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं मतलब वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा का स्पीकर है, अगर कोई एमपी या कोई एमपी अगर है जो कि किसी ऐसे रीजन से बिलॉन्ग करता है जो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में और हिंदी में अपनी बात रखने के लिए, तो वो अपनी मदर टंग में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ पर सुनवाई कर सकता है, अपने रीजनल लैंग्वेज में भी अपनी स्पीच को दे सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन लगेगी किसकी? या तो राज्यसभा के चेयरमैन की या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा की। डन? Which article allow a person to move Supreme Court for the enforcement of the fundamental right? आप किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उसे प्रोटेक्ट करो? तो आर्टिकल 32 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? सिमिलर सिमिलर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो अंडर द आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट जाओगे, आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और ये दोनों आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। ओके है? डन? नेक्स्ट, द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूट आर कंडक्टेड बाय। अब देखिएगा हमारे देश में जो पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं वो कौन कराता है? तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, ये हमारे लोकसभा के इलेक्शन कराता है, ये हमारे राज्यसभा के इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है और हमारी जो विधानसभाएं होती हैं उसके इलेक्शन कराता है। लेकिन विधानसभाओं के अलावा आपकी जो म्युनिसिपालिटी के, पंचायतों के इलेक्शन होते हैं या आपके सरपंच का इलेक्शन इलेक्शन हो रहा है, ये सब इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। ये कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है? हमारे देश में आपको पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलेगा और ये पंचायती राज सिस्टम पावर को डिसेंट्रलाइज करता है, मतलब एक ही व्यक्ति के पास पावर नहीं होगी, लोकल लोगों के तक पावर को पहुंचाया जाएगा। ठीक है? डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 243 के। यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को मेंशन किया गया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर। ठीक है? इसके अलावा इसमें बोला गया है इलेक्शन कमिश्नर, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है सिमिलर उसी प्रोसीजर से, और इनका टेन्योर 6 साल या फिर 65 साल का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अंडर द आर्टिकल 300A? तो आर्टिकल 300A में आपको राइट टू प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, जो कि कभी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 में, बट इसको हमने रिमूव कर दिया अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय किया गया था। ओके? नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप स्टेब्लिश्ड? तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। ठीक है? जितने भी एमपी होते हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, वो इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो भी फॉर्मर एमपी होते हैं, फॉर्मर एमपी, वो भी यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर होते हैं। इसका फॉर्मेशन 1949 में किया गया था और एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है? एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है ना, इस पार्लियामेंट्री ग्रुप का जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसका प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के और डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके बीच में कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करना। इसके अलावा डिफरेंट जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करना। ओरिएंटेशन, क्लासेस, डिस्कशन, कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। The government of India initiated the comprehensive family planning program in the year। तो comprehensive family planning कब आई? याद करो, इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरने का एक कारण क्या था? नसबंदी था, आप लोग सुनते हैं। तो ये 1972 की घटना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में, बट 1952 में इंडिया पहला नेशन बना था पूरे वर्ल्ड में जिसने नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया था। एंड 2000 में हम एक और पॉलिसी लेकर आए थे, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना। आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, हम दो हमारे दो, वो इसी समय का स्लोगन है। ठीक है? आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर हाउ मेनी ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रीडम? कितने प्रकार की फ्रीडम, कितने प्रकार की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिलती है? तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है? ये जो प्रेस की फ्रीडम होती है, प्रेस की फ्रीडम भी आपको आर्टिकल नंबर 19 में देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन रिसेंटली रेलवे एग्जाम में पूछा गया था।
ओके, ऑप्शन 6 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी फ्रीडम है? तो बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके पास। पीसफुली आप असेंबली बुला सकते हो, ये अधिकार भी आपको दिया गया है। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में, इंडिया की टेरिटरी में आप इजिली विजिट कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। इसके अलावा आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्मेशन कर सकते हो। आप किसी भी जगह जाके, इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके बस सकते हो, रह सकते हो, अपना घर बना सकते हो, और आप किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन को एड ऑन कर सकते हो, या किसी भी बिजनेस को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके राइट्स हैं। विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड पॉलिसीज? तो हमारे देश में लॉ एंड पॉलिसीज कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। देखिएगा, हमारे देश में जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, और आपका एग्जीक्यूटिव है। जो लेजिस्लेचर होता है, जिसको हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं, या विधायिका बोलते हैं, सॉरी विधायिका बोलते हैं, इसका काम क्या होता है? हमारे लिए लॉ बनाना, कानून बनाना। तो ये तो कानून बना के आपको दे देगी। फिर होता है आपका एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका का काम होता है कि जो भी कानून बनाया गया है उसको देश में इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, इसका काम होता है कि जो भी कानून बनाया गया है वो सही है कि नहीं है, सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, आपकी फंडामेंटल राइट को ब्रीच तो नहीं कर रहा, ये सब देखने का काम न्यायपालिका का होता है। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू मोस्ट एसेंशियल राइट ऑफ द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के दो एसेंशियल राइट्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहली बात होती है इक्विलिटी, सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार होना चाहिए, और लिबर्टी। तो इक्विलिटी एंड लिबर्टी आपके दो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्शन, ये सभी राइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। The real executive power is vested into the Council of Ministers with the blank as its head. देखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, विच इज आर्टिकल नंबर 53। वो कहता है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिक शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। हमारी कार्यपालिक शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास केवल नॉमिनल पावर्स होती हैं। एक्चुअल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एक्चुअली किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको हमारे आर्टिकल के 74, आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें कहा जाता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर एग्जीक्यूटिव बॉडी को रन करते हैं। तो रियल पावर आपको इनके पास देखने को मिलेगी, और नॉमिनल मतलब नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। When for the first time did the Election Commission of India become the multi-member body? हमारे देश में आपको पता है 25 जनवरी को हम संविधान दिवस या मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट, सॉरी वोटर डे, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। गलत निकल गया, आप इसको करेक्ट करेंगे। 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस या नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था तो ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे बस। बाद में हमने क्या किया, 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और ये जो सिंगल मेंबर बॉडी है इसको मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। तो आज हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ दो इलेक्शन कमीशन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1989। The Parliament can create new All India services under which article of the Constitution of India? All India services को, नई सर्विसेज को कौन स्टार्ट कर सकता है? तो राज्यसभा के पास पावर होती है, राज्यसभा के पास पावर होती है अंडर द आर्टिकल 312। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीबीसी, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के नाम से जानते हैं, वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो सीबीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, करप्शन या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द, ये देखो वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है एग्जीक्यूटिव पावर। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनको SHG के नाम से जानते हैं, इनके पास क्या पावर होती है? तो ग्रुप टेक केयर ऑफ द डेट रिकवरी। तो यहाँ पे जो भी लोन दिया गया है उसकी रिकवरी करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं। इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं? हमारे देश में जो अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं,
अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के अलावा इनका एक और काम होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इनकम जनरेट एक्टिविटी करना। ये सभी काम सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं। और ये जो लोन प्रोवाइड किया जाता है ये कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप या सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इनका काम होता है कि रिकवरी करना डेट की, जो आपको कर्जा दिया रखा है उसको रिकवर करने का काम भी ये करते हैं। अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन है जिसका फॉर्मेशन 1970 में हुआ था। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया ये एक बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, नाबार्ड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 1993 में इन्होंने सेविंग अकाउंट्स को ओपन कराना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, हमारी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलती है, इंडियन गवर्नमेंट ने 1999 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसका मकसद था कि जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनका डेवलपमेंट करना, उनको स्किल डेवलपमेंट करने का काम था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, what is the minimum quorum required in the Lok Sabha so that it can be transact any business। देखिएगा, जब लोकसभा की सिटिंग होती है, लोकसभा की मीटिंग होती है तो उसमें कोरम चेक किया जाता है। कोरम मतलब टोटल मेंबर जितने भी हैं आपके लोकसभा के उसके 1/10 अगर प्रेजेंट है लोकसभा में तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। और कोरम चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है। और अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला साहब अभी आपको फिलहाल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। In which of the following year was the voting age reduced from 21st year 21 year to 18 year। 21 साल से 18 साल वोटिंग एज कब की गई? तो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस समय। और हमारे देश में 1989 में अगर आप देखेंगे ये फैसला लिया गया था। 61 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। 61वें नंबर का संविधान संशोधन करके वोटिंग एज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। तो अभी हमने बताया 11 नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसके लिए 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखेंगे 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जब 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर ही रहे थे 2002 में, तब एक और अमेंडमेंट किया था, आर्टिकल 21A जोड़ा था। और आर्टिकल 21A आपको राइट टू एजुकेशन देता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों का अधिकार है शिक्षा का। ठीक है, एनी फी कलेक्टेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड बाय द उडई विल बी डिपॉजिट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे उडई जो आप आधार कार्ड बनवाते हो, आधार कार्ड बनवाने के लिए जो आप पैसा देते हो या आधार कार्ड में कुछ आपको अपडेट कराना है तो 50 रुपीज चार्ज होता है। तो ये जो भी पैसा है ये कहाँ पर जाता है? ये जाता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, मतलब भारत सरकार की संचित निधि में स्टोर हो जाता है। भारत सरकार की संचित निधि में आप इसे देखेंगे स्टोर कर दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज ओरिजिनेट। तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए से हमने इसे अडॉप्ट किया है। यूएसए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, जुडिशियल रिव्यू, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ और प्रेसिडेंट हमारा सुप्रीम कमांडर होगा आर्म फोर्सेस का। ये सारी बातें यूएसए से अडॉप्ट की हैं। लेकिन ब्रिटेन ने काफी लंबे समय तक हमारे ऊपर रूल किया है, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमारा कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस रहा ही होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, रिट जारी करने का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास आपको मिल जाएगा। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारी बातें हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को अडॉप्ट किया है। राष्ट्रपति जो 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है ये बात भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और मेथड क्या होगी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की ये बात भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। अब आता है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया लिया है लिबर्टी, इक्विलिटी एंड फैटर्निटी का इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में जो 3 शब्द हैं ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली आप कह सकते हैं कि रूसी क्रांति से प्रभावित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। इनमें से कौन सा बिल है जो केवल और केवल लोकसभा में इनिशिएट किया जाता है? तो आंसर होता है मनी बिल। मनी बिल को हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही इनिशिएट किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति की
अनुमति के बाद, जब प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देते हैं उसके बाद ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है केवल लोकसभा में, और राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड राइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता मनी बिल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि राष्ट्रपति के परमिशन से ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में बात करता है, और आर्टिकल नंबर जो 112 है ये हमारे बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? तो सिटीजनशिप एक्ट को हमने 1955 में पास किया था। ठीक है, और रिसेंटली अभी अमेंडमेंट भी किया गया है। सिटीजनशिप के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 5 to 11 में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म? तो जो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, राइट, तो यहाँ पर स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो 1990 में फॉर्म किया गया था। 1990 में फॉर्म किया गया था सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद, और पहले जो यहाँ पर हेड बनाए गए थे वो बीपी सिंह बनाए गए थे 1990 में। आर्टिकल 213 which embodies the ordinance making power of the governor of the state? तो गवर्नर के पास एक पावर होती है कि गवर्नर ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश इशू कर सकता है यूजिंग द आर्टिकल 213। सिमिलर पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है अंडर विच आर्टिकल? तो 123 एंड 213। 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है एंड 213 में आपके गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Which article of the Constitution of India deal with the recognize of the right to education as a fundamental right? तो आर्टिकल 21A आपको right to education देता है। ये हमने 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में जोड़ा है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन, मान लेते हैं राष्ट्रपति के पास प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, इट विल मीन द रेजिग्नेशन ऑफ द, इसका क्या मतलब है कि केवल प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया, इसका क्या मतलब होता है? जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।